हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स भी कर रहे होंगे। एंड इसी के साथ साथ जो हमारी सीरीज़ है, जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, प्लस हम जो PYQ सीरीज़ एक लेके आ रहे हैं ऑल्टरनेटली फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए, वो भी आपको हेल्प कर रहे होंगे। प्लस अगर इसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको समझ ना आ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि वो हमें डिस्कस करना चाहिए, चाहे वो SST हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदी का कोई व्याकरण का टॉपिक ही क्यों ना हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में या हमारे जो इंस्टा पे एजुकेटिव ऋषि नाम से ID है, वहाँ पर भी आप हमें बता सकते हैं। हम उसको कंसिडर करके आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, मतलब इस शेड्यूल पे नहीं, बट एक अलग से हम पोस्ट कर देंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो उन सब्जेक्ट्स में भी। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ डाउट है जो आपको पर्सनली पूछना है, वो भी आप इंस्टा पे जाके पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो फाइनली आज जो हम लेक्चर देख रहे हैं, आज लेक्चर नंबर 9 है और चैप्टर चल रहा है हमारा कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अच्छा, एक वो जो मैं बोल रहा था कि थोड़ा ये चमक रहा है, अभी शायद ये बैलेंस हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी लाइटें थोड़ी सी बैलेंस कर दी और पहले के मुकाबले अभी आपको थोड़ी वीडियोस ब्राइट दिख रही होंगी, क्योंकि उस पर भी हमने थोड़ा बहुत तो काम करा है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 8 में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बेटा, जहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे कि जब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें अगर मैं एटलीस्ट सिंगल या डबल, एटलीस्ट एक ट्रिपल या डबल बॉन्ड डाल देता हूँ, तो वो क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इसी के साथ मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, उसको मैं एक बार ही कंसिडर कर लेता हूँ। एक था हमारे पास C6H12 और दूसरा हमारे पास था C6H6। ये 2 मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे घर से करने के लिए, इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिकली। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। ANE आ रहा है। अब जैसे आप यहाँ पर ANE देखेंगे तो आपको समझ आ गया कि इसमें जितने कार्बन है उसके हिसाब से 2-2 हाइड्रोजन हमें मिल रखे होंगे। पहले से अब चेक करने की इतनी जरूरत है नहीं, वो स्टार्टिंग बेसिक होता है जब हम चेक करते फॉर्मूला में लगा के, लेकिन अभी आपको इतना आइडिया हो गया होगा। बात अगर हम कहें कि इसकी बेंजीन की, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। ENE आ रहा है तो डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं, उस चीज़ को भी हमें देखना है। एटलीस्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा मना नहीं करा जा रहा कि एक से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन एक तो होगा ही होगा एटलीस्ट, सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड जैसे भी होगा। ENE है तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हमें क्या बनाना है? हेक्सेन। तो इसको थोड़ा बेहतर ढंग से बनाने के लिए हमने इसको मार्क कर लिया कार्बन की पोजिशंस को। तो हमने कितने कार्बन रखने? 3, 1, 2, 3 के हिसाब से टोटल 6 कार्बन हो गए इसमें। अब जब 6 कार्बन हो गया, अगर मैं इसके आगे बताऊं, तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या पढ़ा था कि इन सबको हमें क्या करना है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। जी कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जब हम इसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन की पोजिशंस लगाएंगे। 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर आप देखेंगे तो 6 में 12 हाइड्रोजन लगेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल जो हमारे हाइड्रोजन थे वो 12 थे, वो भी सेटल हो गए, और हमारे पास 6 कार्बन थे, वो भी सेटल हो गए। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बताऊं, आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन ANE का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई बेटा आपको? अगर मैं इसी को आगे लेके चलूं और जो दूसरा क्वेश्चन था हम उसको समझते हैं। अब यहाँ पर हमने बात करी इन की, तो पहले मैं कार्बन की वही सेम पोजीशन को मार्क कर लूँगा, जिससे कि मेरा थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बने। आप पेपर में भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब जल्दीबाजी होती है तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर जितना सुंदर लगेगा दिखने में, जितना प्यारी हैंडराइटिंग होगी, जितनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क होंगे, नंबर मिलेंगे,
एफर्ट्स कभी भी ख़राब या ज़ाया नहीं जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जो भी आप लिख रहे हैं साफ़ सुथरा और अच्छा लिखेंगे, नंबर बढ़ते हैं उनसे। मेरे पे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों के जिन्होंने लास्ट के 3-4 महीने बहुत अच्छे से लग के पढ़ाई करी, और चाहे उनका हाफ ईयरलीज में मार्क्स कुछ भी रहा हो, लेकिन प्रेजेंट में या जब उनका 10th था तो उन्होंने अच्छे खासे परसेंटेज से 10th को स्कोर करा है ना। अगर कभी मौका मिलेगा तो आपको उन बच्चों से भी मिलाएंगे। बाकी अगर हम बात करें बेंजीन की, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। क्या करते हैं, पहले स्टेप सिंगल जोड़ दिया, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जुड़ गए जी। 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम देखें तो हर एक कार्बन की जो वैलेंसी कंप्लीट हो रही है बेटा इसमें, वो कितनी हो रही है, 3 हो रही है। अब अगर 3 हो रही होगी तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आगे हमें इसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो हम कैसे लगाएंगे उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर कितनी होगी इसकी, 1 2 3, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे इस कार्बन की भी 4 कंप्लीट हो गई। कैसे, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई। तो हम इस पे आएंगे, तो यहाँ पर हमने लगाया, एक छोड़ के एक लगाते जाना है। यहाँ पर हो गया और यहाँ पर, तो ये क्या बन गया हमारा, बेंजीन बन गया। मतलब जब हम इस बेंजीन में क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जब हम बेंजीन के बारे में बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि ऑल्टरनेटिवली हमें डबल बॉन्ड्स लगाने हैं। ये बात समझ आ गई। और अगर इसका मैं स्ट्रक्चर और एक जो आगे जाके आपको काम आएगा उसको भी ध्यान रखना कि इसको मैं और कैसे बना सकता हूँ कि कार्बन ऐसे था, ठीक है ना, तो मैं इसको सिंपल जोड़ूंगा, जोड़ा और ऑल्टरनेटिवली मैंने लगा दिया। तो ऐसे भी मैं बेंजीन को कभी कभी शो करता हूँ। हायर क्लासेस में ऐसे ही शो करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये 2 मैंने होमवर्क दिए थे आपको, जो कि सब बच्चों ने कर लिए होंगे। कुछ के मेरे को मैसेज आए हैं, कुछ ने मेरे को पर्सनली इनकी फ़ोटोज़ भी भेजी है। और अगर किसी ने फ़ोटो नहीं भेजी तो यहाँ पे से देख के वो टैली कर सकता है कि उसके सही है या गलत है। प्लस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा इसमें, वो क्या रहेगा, वो रहेगा आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म रहेगा, उसको देखते हैं। और आज हम समझेंगे आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। उसमें जो एक बेसिक सा क्वेश्चन ही है, उसमें इतना ज़्यादा डिस्कशन है नहीं, लेकिन आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म इस चीज़ को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्लस फंक्शनल ग्रुप्स को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। इसके साथ साथ अगर हमें नेमिंग की बात करें तो अगर हमें कुछ नेमिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी हम जो जा रहे हैं इस चैप्टर में, वो हम नेमिंग की साइड जा रहे हैं, IUPAC नेमिंग की साइड। तो छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं जिसको हम वीडियो में एक साथ या अलग अलग जैसे भी रहेगा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी अच्छे से, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। और कभी भी जब आप वीडियो देख रहे हैं बेटा, तो कभी भी ऐसे ना बैठे कि बस आप पिक्चर की तरह वीडियो देख रहे हैं। हाथ में आपके कॉपी पेन होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आप को जो समझ आ रहा है या आपको जिस चीज़ में भी डाउट है, आप उसको मेंशन करें अपनी कॉपी में और उसको बुक में जाकर दोबारा से चेक करें। अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या आप इंस्टा पे जाके पर्सनल मैसेज मुझे कर सकते हैं। मैं सब बच्चों के मैसेज का रिप्लाई उसी दिन करता हूँ। ऐसा अभी कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ डिले होगी, तो आप वो भी चीज़ें कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है हमारे पास बुक के हिसाब से आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, इस चीज़ को आज हम अच्छे से समझेंगे। आइसोमेरिज्म, अभी जो आइसोमेरिज्म वर्ड है या इससे रिलेटेड अगर हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म हम किसको बोलते हैं, तो उसको समझना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मतलब कि जैसे मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैंने बोला C6H6 या C6H12, वो तो सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो इस चीज़ को जो ये मैंने बोला प्रॉपर्टीज की, जब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, इसको मैं बोलता हूँ आइसोमर्स। मतलब सिंगल फार्मूले से अलग अलग प्रॉपर्टीज निकलते हुए मुझे दो कंपाउंड्स दिखे, वो तो हो गया आइसोमर्स। एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे, आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को
जहां पर कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो रही हैं, इस फिनोमेना को मैं बोलूँगा आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर इसके हम बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि आपको हेल्प हो आगे जाके, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बोल रहा हूँ, विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बोल रहा है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन बट डिफरेंट, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बात समझ आ गई कि उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। इसको क्या बोलता हूँ मैं, ये जो कंडीशन है जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हों, इसको बोलते हैं कॉल्ड, इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को कहेंगे हम आइसोमर्स। मतलब कि इस पॉइंट पे हम इसको क्या बोल देंगे, आइसोमर्स बोल देंगे। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं मैं, कि जो ये फिनोमिना दिखा मुझे, दिस फिनोमिनन, जो फिनोमिनन है इसको मैं क्या बोल दूंगा, इस फिनोमिनन को मैं बोल दूंगा इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। बात समझ आई, दोबारा समझो, दिमाग में आनी चाहिए एक ही बारी में बात। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हों, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं एक दूसरे के अगर कंपेयर में बोलूँगा तो आइसोमर्स बोलूँगा, और इस फिनोमेना को मैं क्या बोल दूंगा, आइसोमेरिज्म बोल दूंगा, आइसोमेरिज्म बोल दूंगा। ये बात समझ आ गई बेटा, इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ये बात समझ आ गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जब मैं बात करूँगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो वो मुझे बहुत डिफरेंट दिखेंगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब मैं दूर से पढ़ रहा हूँ नॉर्मली, जब मैंने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए तो अलग है, लेकिन जब मैं उसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने पे आ रहा हूँ उसकी तो बहुत डिफरेंट दिख रहे हैं, फॉर्मूला तो सेम था। तो ऐसी कंपाउंड्स को मैं एक दूसरे में आइसोमर्स बोलूँगा कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और इस फिनोमेना को क्या बोल दूंगा मैं, आइसोमेरिज्म बोल दूंगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, आगे जाके भी बहुत काम आता है। इसको अपनी कॉपी में जहाँ भी नोट्स मारा रहे हो तो इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये अच्छा, ये कन्फ्यूजिंग रहता है, इतना मतलब हाई लेवल तो नहीं कि एक बारी में समझना है, आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते हुए। नेक्स्ट बात क्या आती है कि जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। अब दूसरी बात निकल के आती है कि इनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में जो एक डिफरेंस मुझे दिख रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है ना। स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा, सिंपल सी बात। जैसे हमने डायमंड और किसकी बात करी थी, ग्रेफाइट की बात करती है, एक स्ट्रक्चर का ही तो डिफरेंस था उसमें, इसलिए। नेक्स्ट बात हम करें कि दीज कंपाउंड्स हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, आप पता नहीं लगा सकते कि क्या डिफरेंस है, सेम डिट्टो, कार्बन के नंबर और हाइड्रोजन के नंबर सेम होंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, हेंस दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जब उनका जो फॉर्मूला है आइडेंटिकली सेम हो, ध्यान से समझना, ये तो मैंने बेसिक बात कर दी, इसके आगे मैं इसको और डिटेल में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जब ऐसी कंडीशन हो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हों, और ऐसा क्यों हो, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी, और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, ये कंडीशन जब वो आइडेंटिकल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और इस फिनोमेना को मैं क्या बोल दूंगा, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर जो वर्ड है वो लग जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे उसको। ये बात समझ आ गई। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर इन केस होता है तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में या पर्सनली इंस्टाग्राम पे जाके भी बता सकते हैं। और जिन बच्चों ने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम डेली बेसिस पे एक रील या शॉर्ट जो भी बोलना चाहें वो हम अपलोड करते हैं, जिससे कि आप एक कंसिस्टेंटली चीज़ों में बने रहें और आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या इन चीज़ों के लिए ना करें कि टाइम पास करना है या बहुत पढ़ लिया। अगर आप नहीं भी मतलब ऑन एक्टिवली टेबल चेयर पर नहीं बैठे हैं तो आप कुछ ना कुछ टॉपिक्स देखते रहें, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ें बिल्कुल फिक्स हो जाए। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ही एग्जाम्पल की जहाँ पर हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसको देखते हैं। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल देखा साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का, वो भी आइसोमर ही कहलाएगा। दूसरा हम अभी देख रहे हैं आइसोमर, इसको ध्यान से देखना, मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बना के आपको समझाऊंगा और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी इसी टॉपिक को समझने में कि आइसोमेरिज्म क्या होता है फिनोमेना और आइसोमर्स किसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, सो टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन। तो एक फॉर्मूला था C4H10, क्या था, C4H10 था। अब अगर मैं C4 बनाने की बात करूं तो मैं एक सीधी लाइन ले लेता हूं C4, यानी मैंने C4 लिख दी जी, हाँ जी लिख दिए। इसके बीच में मैं क्या करूँगा, सिंगल बॉन्ड्स लगा दूंगा, आपको पता है। अब H10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 बन गया। अब इसी को ही अगर मैं अलग तरीके से लिखना चाहूँ, क्योंकि आइसोमेरिज्म है, तो एक तरीके से तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको सिंपल, जैसे मैंने अभी तक सीखा। ये भी क्या है, C4H10 है ना, ये क्या है, C4H10 है। इसी को अगर मैं दूसरी तरीके से समझाऊँ तो कैसे करूँगा कि मैंने कहा C, अब जो यहाँ के बाद आगे के C है उसको मैं क्या करूँगा, सीधा नहीं जोड़ूंगा, मैं इसको ऐसे और ऐसे जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर एक C, यहाँ पर एक C, तो फिर ये यहाँ पर 2 से और ये यहाँ पर 2 से। ठीक है, तो अब ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखना कि यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन आ गए, कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक ही हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, 3। ठीक है, 1 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन आ गए उसको देखना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने अभी इसमें क्या डिफरेंस देखा कि हाइड्रोजन भी उतने ही है, कार्बन भी उतनी है, लेकिन मैंने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन में कनेक्ट है, यहाँ पर ये ब्रांच के फॉर्म में कनेक्ट हो गए हैं आगे जाके। तो यही एक क्या एग्जांपल हो गया, आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। मतलब C4H10 के 2 आइसोमर्स होते हैं ये दोनों, और इस फिनोमेना को क्या बोल दूंगा मैं, आइसोमेरिज्म बोल दूंगा। वही चीज़ जो मैं आपको आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म की बात बताते हैं, कि एग्जांपल मैंने दे दिया है यहाँ पर। इसी हिसाब से आप अगर आइसोमर की बात करें तो C6H12, और ये तो आइडेंटिकल की बात कर दी, लेकिन C6H6 ये भी क्या होगा, आइसोमर होगा। ठीक है, इन सम कंपाउंड्स कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रिंग, फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोबेंजीन, तो साइक्लिक फॉर्म में भी हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा रहता है आइसोमर और आइसोमेरिज्म की। अगर हम बात करते हैं कि उसमें हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से आइसोमर बन रहा है, कैसे आइसोमेरिज्म बन रहा है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें बेटा, इसमें हमने आज क्या क्या देखा, आज हमने आइसोमेरिज्म देखा, इनके स्ट्रक्चर्स देखे, प्लस हमने जो 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, उसको समझा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे इसी से रिलेटेड, एंड नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स ये वाला जो सीरीज लेक्चर 10 रहेगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको कोई भी मिस मत करना, ठीक है ना। एंड उसके बाद ये ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है हमारे पास, आई थिंक 3-4 लेक्चर और लगेंगे इसको। 9th लेक्चर चल रहा है, शायद 12th लेक्चर तक ये ख़त्म हो जाएगा। सो कोशिश करें कि चीज़ों में कंसिस्टेंट बने रहें, कोई भी डाउट आता है तो पूछें, और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। मस्ती मजाक वाला टाइम नहीं है आपके लिए भी, फोकस रहो और जितना हो सके चीज़ों को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो प्रीवियस ईयर बुक्स आती हैं उनको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को पूरे पेपर लगाओ टाइमिंग के साथ, जिससे कि जब आप फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, और आप
अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज के साथ 10th को पास करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।